अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिव्यू जर्नल मैथमेटिक्स 9th रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं अजीम spends 25% of his income on house rent, 60% of remaining on household expenditure. If he saved rupees 2100, what is his total income? अजीम अपनी इनकम का 25% खर्च कर रहा है, यानी हाउस रेंट घर का किराया दे रहा है। 60% और किराया देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से 60% जो सा वो घर के दूसरे अखराजात पर लगा रहा है। फिर उसे 2100 रुपया बच भी रहा है। वो कह रहे हैं कि इसकी टोटल इनकम क्या है। इनकम आपको नहीं दी, तो इनकम आपको नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 4, लेट टोटल इनकम वो क्या ले रही हूँ मैं 100, हाउस रेंट जो ऐसे हाउस RENT रेंट, हाउस रेंट कितना दे रहा है वो 25% ऑफ हिज इनकम। ठीक, 25% की जगह हटाकर डिवाइडेड बाय 100, ऑफ है तो मल्टीप्लाई हिज इनकम। इनकम कितनी थी 100, तो वो लिखी, ये आ गया आपके पास 25। अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग, जो बाकी बच गई है, हाँ जी, रिमेनिंग जो आपके पास इनकम बच गई है, रिमेनिंग पहले करते हैं 100 में से 25, यानी हाउस है रेंट दे दिया उसने 25% था, तो बाकी कितना बच गया आपके पास 75। वो कह रहे हैं अब इसमें से इसका वो 60% जो सा है घर के दूसरे अखराजात पर लगा रहा है। तो HOU हाउस होल्ड HOLD होल्ड EXPENDITURES expenditures, तो 60% ऑफ रिमेनिंग इनकम REMEINING रिमेनिंग इनकम। अब 60 है, 60 की जगह 60 लिखनी है। अब परसेंटेज को हटाकर डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, ऑफ है तो मल्टीप्लाई। अब रिमेनिंग इनकम है, ये रिमेनिंग इनकम कितनी थी 75। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। 60 divided by 100, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 75, वो आ गया 45। ये 45, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर 45 हो गया। अब सेविंग देखते हैं, इन परसेंटेज में आएगी। आपको जो दी हुई है वो सेविंग जो उनसी है, अमाउंट दी हुई आपको वैल्यू 25, लेकिन ये परसेंटेज में आएगी। तो फार्मूला लगाते हैं SAVING, सेविंग का होता है INCOME, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर EXPENDITURES एक्सपेंडिचर्स। तो इनकम थी हमारे पास, इधर सेविंग की जगह सेविंग ही लिख लेंगे। इनकम 100 थी, दो खर्चे हुए दो तरह के, एक तो उसने हाउस रेंट दिया था वो 25 था,
फिर उसने दूसरे हाउस होल्ड घर के दूसरे अखराजात भी किए थे, वो 45 था। ये टोटल है एक्सपेंडिचर। तो आप इसे सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर पर लिखें पहले 100 माइनस 25 प्लस 45 इक्वल 30%। अब इनकम सेविंग तो आ गई है आपके पास, लेकिन आपको सेविंग नहीं चाहिए, आपको तो इनकम चाहिए। आपके पास टोटल इनकम ही नहीं है। तो इनकम फाइंड करने के लिए टोटल इनकम इज़ इक्वल, इनकम फाइंड करेंगे आप, इनकम अमाउंट में टोटल इनकम फाइंड करेंगे। इनकम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। वैसे तो आप 30/100 लगाना था, लेकिन अब हम 100/30 लगाएंगे। और जो आपकी सेविंग थी वो लगाएंगे। सेविंग है आपके पास ये। अब आप लिखें इसको कैलकुलेटर के ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2100। तो ये 7000 आ गया। रुपीज़ में होती है इनकम, तो 7000। अब टोटल ही नहीं दिया था, इसलिए हम 100 ऊपर रखेंगे, 30 नीचे रख के। तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या था 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं इन अ स्कूल, एक स्कूल में देर आर 220 स्टूडेंट्स चेयर्स, 220 यानी कुर्सियाँ हैं, 110 स्टूडेंट टेबल्स हैं, टेबल्स 110 हैं, 50 स्टाफ चेयर्स हैं एंड 30 स्टाफ टेबल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पहले अमाउंट है, फिर उसका दिया हुआ है किसकी अमाउंट है, 220 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है स्टूडेंट चेयर्स की वैल्यू 220 है, और स्टूडेंट टेबल्स 110 है, और स्टाफ चेयर्स 50 हैं, और स्टाफ टेबल्स 30 हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि इनके दरमियान रेशियो फाइंड करें। स्टूडेंट चेयर्स टू स्टूडेंट टेबल्स, स्टूडेंट चेयर्स और स्टूडेंट टेबल्स के दरमियान, स्टूडेंट चेयर्स टू स्टाफ चेयर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट टेबल्स टू स्टाफ टेबल्स। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था, तो अब आ गया आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे वो पूछ रहे हैं टू स्टूडेंट जी। तो आप लिख लें स्टूडेंट चेयर्स कितनी हैं आपके पास और स्टूडेंट टेबल्स कितने हैं। तो सबकी अलग अलग लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं अंदर there are student chairs, number of student chairs जी। कितनी है 220। स्टूडेंट टेबल्स STUDENT, स्टूडेंट टेबल्स TABLES कितनी है 110। स्टाफ चेयर्स, नंबर ऑफ स्टाफ चेयर्स CHAIRS, स्टाफ चेयर्स हैं 50। फिर है 30 स्टाफ टेबल्स।
स्टॉफ टेबल्स हमारे पास 30 है। अब रेशो आ जाती है। पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट में किस किस के दरमियान रेशो फाइंड करनी है आपने। स्टूडेंट चेयर्स टू स्टूडेंट टेबल्स, तो स्टूडेंट चेयर्स स्टूडेंट टेबल्स, जी। अब वैल्यू देखिए ऊपर, स्टूडेंट चेयर्स, ये है स्टूडेंट चेयर्स 220 और स्टूडेंट टेबल्स 110, 0 से कैंसिल। ऐसे होता नहीं, हम बेसिकली हम इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से 0 ख़त्म हो जाता है। आप इसी तरह लिखते हैं 22 और 11। अब 11 एक ऐसा टेबल जिसमें 11 भी आता है 22 भी होता है, तो 11 1s are 11, 11 2s are 22, तो 2:1। स्टूडेंट चेयर्स और स्टूडेंट टेबल्स के दरमियान रेशो 2:1 है। एक पार्ट सॉल्व हो गया, इसके 3 हैं। सेकंड हमें वो पूछ रहा है आपसे कि स्टूडेंट चेयर्स टू स्टूडेंट स्टाफ, STUDENT, स्टूडेंट चेयर्स और स्टूडेंट चेयर्स टू स्टाफ चेयर्स स्टूडेंट चेयर्स कितनी थी 220, वो लिख ली, और स्टाफ चेयर्स कितनी थी 50, वो भी लिख ली। अब इसे भी आप 10 से डिवाइड करें तो फिर ये 220 इधर 22 और इधर 5 रह जाएगा, तो ये स्टूडेंट चेयर और स्टाफ चेयर्स के दरमियान 22 और 5 की रेशो आ रही है। यही पूछा था उन्होंने, स्टूडेंट चेयर्स और स्टाफ चेयर्स 50 थी, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड में वो पूछ रहे हैं स्टूडेंट टेबल्स, STUDENTS टेबल्स और STAFF टेबल्स। तो स्टूडेंट टेबल्स 110 है, स्टाफ टेबल्स 30 है, इससे भी 10 पे डिवाइड किया तो 11 और 3 रेशो आ गई। ये आपका आंसर आ गया और यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पूछ रहे हैं आपसे 2 angles in a triangles are 48 degree and 60 degree. Find the ratio of the third angles to the sum of the first 2 angles. 2 एंगल्स दिए में ट्राइंगल के, 3 आपने फाइंड करना है। थर्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल के दरमियान, और इन दो जो पहली 2 दिए हैं इन्हें 2 को प्लस करेंगे, फर्स्ट 2 एंगल्स को सम करके उनके दरमियान रेशियो आपने फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंगल लिख लेती हूँ, 2 एंगल्स हैं तो फर्स्ट एंगल है वो 48 डिग्री दिया हुआ है। सेकंड एंगल भी है, उसमें वो 60 डिग्री दिया हुआ है। एक ट्राइंगल में 3 ही एंगल्स होते हैं ऐसे, तो सेकंड एंगल 3, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 ही एंगल होते हैं। तो आप वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 2 एंगल्स। थर्ड एंगल भी चाहिए आपको, तो पहले मैं थर्ड एंगल फाइंड कर लेती हूँ, वो किस तरीके से आएगा। थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा
वो आपके पास नहीं है तो वो आ जाएगा सम ऑफ ट्राइंगल्स जो से होते हैं, ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, इन सबको प्लस किया जाए तो वो 180 होता है उनका सम। तो मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट एंगल सेकंड और थर्ड को प्लस किया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल और थर्ड एंगल को प्लस किया जाए तो वो 180 के इक्वल आ जाता है। तो आप इसे चाहे एक्स वाई जी लिख लें, चाहे इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दें, दोनों ही सूरतों में ठीक है। तो आपको सम भी तो चाहिए, तो मैं पहले सम फाइंड कर लेती हूँ। दो का सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स का लिखती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स। पहला एंगल आपके पास 48 डिग्री था, दूसरा 60 था। इन्हें आपने ऐड करना है, तो ऐड करके आ जाएगा 48 प्लस 60, तो ये आ जाता है आपके पास 108। ठीक हो गया, 108 आ गया। ये तो इन दो को प्लस करके आ गया। थर्ड एंगल कैसे फाइंड करना, अभी मैंने आपको बताया था। दो एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 में से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। थर्ड एंगल होता है बेसिकली तीनों एंगल्स का सम आपके पास होता है ना, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो ये इनका तीनों को सम किया जाए तो वो 180 के इक्वल आता है ट्रायंगल में। तो फर्स्ट की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई थी, 48 थी, और सेकंड की आपके पास 60 थी, थर्ड आपके पास नहीं है। इन दोनों को भी ऐड किया तो वो 108 दिया उसने, प्लस थर्ड एंगल 180 डिग्री। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। थर्ड एंगल अपनी जगह पर ही लिखा, उसकी स्पेस में जगह नहीं बदली। 180 माइनस 108, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास थर्ड एंगल भी आ जाएगा। 180 माइनस 108, तो ये 72 आ जाएगा। ये आपके पास थर्ड एंगल आ गया। सम ऑफ 2 एंगल्स भी उन्होंने कहा था तो वो मैंने लिख दिया। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं। अब आपने रेशो फाइंड करनी थी थर्ड एंगल के दरमियान और सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स के दरमियान। तो पहले थर्ड एंगल लिखा था उन्होंने, तो मैं थर्ड ही लिखूँगी, THIRD थर्ड एंगल। और रेशो फाइंड करनी थी सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 ANGLES एंगल्स के दरमियान। थर्ड एंगल हमारा 72 डिग्री आया था और सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स का 108 डिग्री आया था। अब अगर आपको टेबल में ये 3 के टेबल से 6 के टेबल से कटिंग हो जाएगी और 36 से भी हो जाएगी। चाहे आप डायरेक्ट इसे 36 से कटिंग कर दें, चाहे आप इसे 6 से 2 टाइम कर दें। 108 डिवाइडेड बाय 6 किया तो वो आ जाता है 18। 72 देख लें, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो वो 12 आ जाएगा। अब ये दोबारा 6 के टेबल में चले जाएगा। 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। तो इसमें रेशो आ गया आपके पास 2:3। यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि ट्रायंगल है, उसके 2 एंगल्स दिए हुए थे, थर्ड भी नहीं दिया हुआ था, और कहा था दो को प्लस करें उसके दरमियान और थर्ड एंगल के दरमियान आप रेशो फाइंड करें। ये मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया और इसमें रेशो आई 2:3। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 8 पर्सन कैन डू अ जॉब। 8 लोग एक काम कर रहे हैं, जॉब पर लगे हुए हैं 24 डेज़, और वो 24 दिन काम कर रहे हैं। इफ़ 4 मोर पर्सनस, पहले 8 थे, 4 और आ गए, मोर मतलब ज़्यादा ही होता है। 8 में 4 जमा कर लें, 9 10 11, 8 9 10 11 और 12 हो गए। अब
तो मोर पर्सन ज्वाइन दैम, हाउ मच टाइम दे विल टेक, कितना वक्त लगेगा उन्हें टू कम्प्लीट द सेम जॉब। जॉब वही है जो वो पहले कर रहे थे, लेकिन अब पहले 8 लोगों ने करना था, अब 4 और आ गए। तो अब देखते हैं कि उन्हें कितनी देर लगेगी। क्या क्या दिया हुआ था, पर्सन है, डेज़ हैं जी, 2 ही चीज़ें हैं, पर्सन और डेज़ ही हैं। पर्सन PERSON, पर्सन और डेज़ के दरमियान रेशोज़ है। तो पहले 8 लोग थे, वो कितनी डेज, 24 डेज़ लग रहे थे। अब कह रहे हैं 4 मोर, अगर पहले 8 थे, 4 और आ गए तो कितने हो गए, 12। तो अब इधर मैं 12 लिखूँगी। तो वो कह रहे हैं कितने दिन लगेंगे, जॉब सेम ही है। मतलब अगर वो घर बना रहे थे तो वो पहले 8 लोगों ने मिलके बनाना था, अब उन्होंने 4 और मज़दूर ले लिए हैं। तो अगर 8 लोग थे तो वो 24 दिन लग रहे थे। अब ये पर्सन ज़्यादा हो गए हैं आपके पास, ज़्यादा लोग हैं, सेम जॉब, मतलब अगर वो घर बना रहे थे तो वही घर उन्होंने बनाना है। तो फिर वो ज़ाहिर है लोग ज़्यादा हो गए हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम दिन लगेंगे। तो ये एक ऊपर और एक नीचे एक चला गया एरो आपके पास। मेरे पास एक गिवन थे इसलिए मैंने यहीं से रेशो शुरू की कि ये ज़्यादा हो गए, ज़्यादा लोग हैं तो कम दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी तरतीब से लिखें जिस तरतीब से एरो लगाए हैं। पहले ये नीचे से ऊपर गया है तो पहले 12 लिखूँगी, फिर 8 डिवाइड इक्वल लगाया मिड में। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसे 24/x लिखेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 24 को 8 से करूँगी और 12 को x से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैं लिख रही हूँ 12 मल्टीप्लाई बाई x, और 24 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, इसको इससे और इसको इससे। तो ये 12 को x से देंगे तो ये यकीनन 12x ही हो जाएगा। 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 24 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये 192 आ गया आपके पास। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 192 डिवाइडेड बाय 12, तो 16 डेज़ में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 16, तो आप लिख लें 16 डेज़। ठीक हो गया। पहले 8 लोग थे, 24 दिन लग रहे थे, 4 और आगे 12 हो गए, तो 12 लोगों ने काम करना है तो कम दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा आपका। तो वो तो हमारा आंसर भी कम ही आया, देख लें 16 डेज़ आया, तो पहले 24 था। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अब 3 होगा, 3 चीज़ें आ गई हैं। वो आपसे कह रहे हैं द स्टे ऑफ 18 स्टूडेंट्स, 18 स्टूडेंट्स हैं वो फॉर 36 डेज़, 36 दिन के लिए ना हॉस्टल कॉस्ट रुपीज़। अच्छा, 18 लोग हैं, 36 दिन के लिए रह रहे हैं, 36 डेज़ के लिए एक होटल में रह रहे हैं, तो उनका खर्चा हो रहा है जी 58,320। यस, इतने पैसे उनके लग जाते हैं। कितने 36 डेज़ के। फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 9 स्टूडेंट्स। कह रहे हैं अगर 18 के बजाय 9 लोग यानी रहें होटल में और दिन भी कम है 12 दिन के लिए, तो बताएं उनका खर्चा कितना होगा, उनको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो 3 चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ें पहले लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले कौन सी आई है, स्टूडेंट्स लिखे हैं, फिर डेज़ हैं और फिर कॉस्ट आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स हैं, डेज़ हैं और कॉस्ट है। कॉस्ट ज़्यादा रुपीज़ में ही होगी जी। वन थिंग, एक चीज़ और देखिए, जो चीज़ फाइंड करनी है वो तो या आप लेफ़्ट साइड पे लिखें या राइट पे लिखें, मिड में नहीं लिख सकते, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा उससे। स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 18 स्टूडेंट्स थे और 36 डेज़ के लिए रह रहे थे किधर। कॉस्ट उनको पड़ी थी ₹5,832 और 0।
अब वो कह रहे हैं 9 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कितने दिन के लिए रहना है। यहाँ आप रेशोनाल गए बेशक, यहाँ 12 है, कितने दिन के लिए रह रहे हैं जी 12 डेज़ के लिए। तो उन्हें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, उनका कितना खर्चा होगा। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ पर 18 था, अब 9 हो गया। अगर स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो ज़ाहिर है उनका खर्चा भी कम होगा होटल में रहने का। और अगर कम खर्चा है आपके पास तो आप कम दिन ही स्टे कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं रुक सकते होटल में। इस तरह से बना लें। फर्स्ट यहाँ से शुरू किया, कम स्टूडेंट्स थे, कम खर्चा होगा, तो कम खर्चे से ही शुरू करें। अगर आपके पास पैसे ही कम है, कम पैसे हैं, तो फिर कम दिन ही रुका जा सकता है। ये दोनों एरो सब एरो ऊपर हो या सब एरो नीचे हो तो ये डायरेक्ट ही होती है। एक बढ़ रही हो और एक कम हो रही हो तो वो इन्वर्स प्रपोर्शन होती है। अब जिस तरह से एरो लग गए आ रहे हैं उसी तरतीब से वैल्यू लिखूँगी। पहले 18 है और फिर 19, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे लिखना शुरू करूँगी। यहाँ मल्टीप्लाई ही लगाऊँगी, एक्स से पहले इक्वल लगता है तो ये ऊपर से नीचे है तो ये 36/12 लिखूँगी। यहाँ एक्स है तो इससे पहले आप इक्वल लगा दें, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो 58320 और एक्स लिख दूँगी। अब आप इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर हो जाएगा। 18 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 36 के साथ, वो आपके पास आ जाता है 648। अब आप 12 को 9 से करके देख लें, 108। अब आपके पास है 58320 और x। अब मैंने आपसे जिस तरह ऊपर कहा था कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 648 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ x के साथ और हमारे पास 58320 है, उसे मल्टीप्लाई करना है आपने 108 के साथ ऐसे। अब आप चाहे इसे मल्टीप्लाई ना भी करें डायरेक्ट कैलकुलेटर पर, तो एक स्टेप शॉर्ट कर देती हूँ। तो ये 648 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप 58320 लिख लें। यहाँ पर एक्स रह गया, ये 648 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो इस पर डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पर। 58320 मल्टीप्लाई 108, तो ये आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू आती है। चाहे आप ये लिख लें, चाहे आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके 648 प्रेस कर दें तो वो आपके पास वैल्यू आ रही है 9720 रुपीज़। क्योंकि उन्होंने कॉस्ट पूछा था तो ये रुपीज़ आ गए आपके पास 9720। 9 लोगों के 12 दिन रहने का खर्चा 9720 हुआ। रुपीज़ है, ये लिखना है साथ, वरना इसका नंबर काट जाते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये आपके रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 8 था और ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।